हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, तो बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का पहला है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत, बी है अनुच्छेद 20A में, सी है अनुच्छेद 21A में और डी है अनुच्छेद 29A में। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का दूसरा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21A में, बी है अनुच्छेद 350 में, सी है अनुच्छेद 350A में और डी है अनुच्छेद 45 में। तो दूसरे का ऑप्शन सी सही उत्तर है, अनुच्छेद 350A में। प्रश्न का तीसरा है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन ए है यूनेस्को ने, बी है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने, सी है भारत सरकार ने और डी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो तीसरे का ऑप्शन बी सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। प्रश्न का 4 है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। ऑप्शन ए है संघ सूची में, बी है राज्य सूची में और सी है सम्मति सूची में। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, सम्मति सूची में। सम्मति सूची का अर्थ है कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने नियम कानून बना सकते हैं। संघ सूची में जो विषय आते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार अपना नियम कानून बनाता है और राज्य सूची में जो विषय आते हैं उस पर केवल राज्य सरकार अपना नियम कानून बना सकती है। इसके बाद है प्रश्न के 5, उद्घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया? ऑप्शन ए है 1852 में, बी है 1851 में, सी है 1853 और डी है 1854 में। तो पांचवें का ऑप्शन डी सही उत्तर है, 1854 में। प्रश्न के 6 है, 1982 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है वुड ने, बी है मैकाले ने, सी है कोठारी ने और डी है हंटर ने। तो छठवें का ऑप्शन डी सही उत्तर है, हंटर ने। इसके बाद है प्रश्न के 7, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। ऑप्शन ए है सीटीई, बी है एनसीटीई और सी है एमएचआरटी, डी है एनसीईआरटी। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, एनसीटीई। देखिए एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। एनसीटी की स्थापना 17 अगस्त 1995 में हुआ था और एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 8, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1974 में और बी है 1972 में, सी है 1985 में, डी है 1980 में। तो 8वें का ऑप्शन बी सही उत्तर है, 1972 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 9, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? इसका ऑप्शन ए है सर्व शिक्षा अभियान, बी है पोषाहार वितरण योजना, सी है साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और डी है डीपीईपी। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, पोषाहार वितरण योजना। पोषाहार वितरण योजना का शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुआ था। इसका ऑप्शन ए है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से 2002 के बीच में हुआ था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी और डीपीईपी की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 10, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बी है बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, सी है स्कूल आने के लिए प्रेरित करना और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न के 11, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी है नवोदय विद्यालय, सी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट, ये डायट का ही फुल फॉर्म है और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न के 12 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है शहर, बी है नगरीय, सी है ग्रामीण और डी है मेट्रो। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई है और ये 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 13, बीईपी क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बेसिक शिक्षा परियोजना, बी है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सी है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, बेसिक शिक्षा परियोजना। प्रश्न के 14 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो 14वें का ऑप्शन सी सही उत्तर है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसके बाद है प्रश्न के 15, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट को, बी है क्लाइव को, सी है बेंट को, बेंट नहीं है बेंटिक है, बेंटिक को, सी है कार्नवालिस को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, चार्ल्स ग्रांट को। इसके बाद है अति लघुत्री प्रश्न। अति लघुत्री प्रश्न 16 से 30 तक पूछे जाते हैं जो कि 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसका आंसर 30 या उससे ज्यादा के शब्दों में देना रहता है, 30 शब्दों में देना रहता है। तो इसका पहला प्रश्न अति लघुत्री का, बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किया? इसका उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के बाद 2005 में संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग बिल पेश किया गया जो 2006 में पारित होकर कानून बन गया। यानी पारित हुआ संसद में 2006 में और संसद में पेश हुआ, बिल पेश हुआ 2005 में और जो पारित हुआ 2006 में। अब ये दोनों लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, उद्घोषणा पत्र के 2 गुण बताएं। उत्तर हो जाएगा इसका, उद्घोषणा पत्र के गुण इस प्रकार हैं। पहला है, घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को सुनिश्चित करके उसकी दिशा निर्धारित की। और दूसरा है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी को जन शिक्षा प्रसार हेतु जवाबदेही ठहरा दिया। तीसरा है, घोषणा पत्र में शिक्षा के सभी व्यापक आयामों का सुव्यवस्थित स्वरूप प्रकट होकर सामने आया।
प्रश्न संख्या 18 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति के दो प्रमुख उद्देश्य बताएं। उत्तर हो जाएगा इसका, कोठारी आयोग की नियुक्ति के दो प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। दूसरा हो जाएगा शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत व नीतियां बनाना। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 19, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? तो उत्तर लिखेंगे इसका, यशपाल समिति के कुल 8 खंड हैं। प्रश्न संख्या 20 है, पोषाहार वितरण योजना के दो प्रमुख उद्देश्य लिखें। उत्तर, पोषाहार वितरण योजना के दो उद्देश्य, पहला हो जाएगा बच्चों में जाति और समुदाय के भेदभाव को दूर करके सही सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना। जब बच्चे एक साथ आएंगे उनमें जातिगत भेदभाव खत्म होगा। दूसरा है शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता करवाना। ये दो उद्देश्य हो जाएंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जो बच्चे बीच में लंच जब होता है प्राथमिक विद्यालयों में, तो बच्चे घर चले जाते हैं खाने के लिए, फिर वापस नहीं आते हैं, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए और नामांकन में वृद्धि के लिए सभी पोषाहार वितरण के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 21, सर्व शिक्षा अभियान की दो विशेषताएं बताएं। उत्तर, सर्व शिक्षा अभियान की दो विशेषताएं, पहला है बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। दूसरा, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वातावरण को अनुकूल और सुलभ बनाना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? इसका उत्तर लिखेंगे, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए निम्न सुझाव दिए। पहला, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। और दूसरा सुझाव है अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। और तीसरा है देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। पूर्ववत मतलब पहले जैसे चल रहा हो वैसे ही चलने दिया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, डीपीईपी परियोजना के दो कार्य लिखें। उत्तर लिखेंगे, डीपीईपी परियोजना के कार्य। डीपीईपी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डी से डिस्ट्रिक्ट, पी से प्राइमरी, ई से एजुकेशन, पी से प्रोग्राम। इसका पहला कार्य है इस कार्य के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों या वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और विद्यालय में बच्चों के ठहराव से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? उत्तर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश 1608 में हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, मिशनरी स्कूलों की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, मिशनरी स्कूलों की दो विशेषताएं या फिर विशेषताएं, इसमें पहला है इसमें सभी छात्रों को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था। दूसरा, इसमें ईसाई धर्म पढ़ना अनिवार्य था। दूसरा, इसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। तीसरा, विद्यालय का समय निश्चित रहता था। और चौथा, बालकों को पुस्तक एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। ये चार विशेषताएं हो जाएंगी। आप दो भी लिख देंगे तब भी आपको एक नंबर मिलेगा। ऐसे में 4 ऐड कर दिया हूँ, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं या फिर 3 लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? उत्तर, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में जोनानाथ डंकन ने की थी। प्रश्न संख्या 27 है, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। उत्तर, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला होगा, आयोग ने यह सुझाव दिया कि धार्मिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे लिए नहीं होगा, यहाँ पे गलती से आ गया है। दूसरा है, धार्मिक शिक्षा के लिए अलग समय निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि अन्य विषयों का अध्ययन बाधित न हो। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? उत्तर, उच्च वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। छनाई का सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। उन्होंने बताया छनाई के सिद्धांत में कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसे वो छन कर उच्च वर्ग से मध्यम वर्ग में, मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंच जाएगी। यानी केवल एक वर्ग को शिक्षित कीजिए, बाकी सभी वर्ग शिक्षित हो जाएंगे। ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। लेकिन इसको जो ये छनाई का सिद्धांत है, इसी के अन्य नाम भी हैं। इसको निस्पंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन निस्पंदन के नाम से और निस्यंदन के नाम से भी पूछता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताएं। उत्तर, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष निम्नलिखित हैं। पहला है, पाठ्यक्रम को काफी व्यापक बना दिया है, जिसमें कई नए विषय और कौशल शामिल है। यह छात्रों और शिक्षकों दोनों पर अधिक बोझ डाल सकता है। जो नया शिक्षा नीति है उसमें पाठ्यक्रम व्यापक हो गया है, बड़ा हो गया है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों को कठिनाई हो सकती है, उसमें बोझ महसूस हो सकता है। और दूसरा है, मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव के साथ छात्रों को अधिक बार परीक्षाएं देनी होंगी, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ सकता है। प्रश्न संख्या 30 है, आचार्य राममूर्ति समिति की 2 प्रमुख सिफारिशें बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला होगा शिक्षा के उद्देश्य, दूसरा समान स्कूल प्रणाली, तीसरा व्यक्तियों के कार्य हेतु सशक्तिकरण और चौथा है मातृभाषा को स्थान। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, जिसका आंसर 50 शब्दों में देना रहता है और 31 से लेकर 40 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, सन 1813 एवं 1833 के आज्ञापत्र क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे 1813 का आज्ञापत्र। इसमें पहला पॉइंट है धार्मिक प्रचार की अनुमति। इस आज्ञापत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी। दूसरा है शिक्षा पर खर्च। कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का आदेश दिया गया। और अगला है प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद का विवाद। इस आज्ञापत्र के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्यवाद और पाश्चात्यवाद के बीच एक लंबा विवाद चला। प्राच्यवादी भारतीय संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि पाश्चात्यवादी
अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। इसके बाद है 1833 का आज्ञा पत्र। दोनों के बारे में पूछा था, 1813 और 1833 के आज्ञा पत्र के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला हेडिंग है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। इस आज्ञा पत्र के माध्यम से कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा है शिक्षा नीति में बदलाव। लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर इस आज्ञा पत्र के माध्यम से भारत में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव किए गए। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और भारतीय भाषाओं और संस्कृति को कम महत्व दिया गया। अगला है भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश। भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश का रास्ता खोला गया, हालांकि इसमें कई प्रतिबंध थे। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 32, यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट का सारांश लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यशपाल समिति के सुझाव एवं रिपोर्ट। इसमें पहला पॉइंट है समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की जरूरत है। दूसरा है रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के लिए GRE जैसी परीक्षा विकसित करने की जरूरत है। और इसमें तीसरा पॉइंट है यह भी सिफारिश की गई थी कि यह नया नियामक राजनीतिक दबावों से मुक्त होना चाहिए। और अगला इसमें हेडिंग है यशपाल समिति बिना बोझ के शिक्षा, यानी जो यशपाल समिति थी बिना बोझ की शिक्षा के बारे में बताया। यानी बिना बोझ की शिक्षा के बारे में क्या बताया, इसमें दिया हुआ है 1993 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्कूली बच्चों के अधीन बोझ के मुद्दे पर जाने के लिए यशपाल के अध्यक्ष के साथ एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस समिति को यशपाल समिति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा हेडिंग लिखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, फिर इसका विशेषता बताएंगे। इसमें दिया हुआ है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। और इसमें अगला हेडिंग लिखेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं निम्नलिखित है, यही पूछा हुआ था। इसमें पहला विशेषता हो जाएगा शिक्षा का व्यवसायीकरण, दूसरा है सामान्य शैक्षिक संरचना, तीसरा है सभी के लिए समान शैक्षिक अवसर, और चौथा विशेषता हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 से 88 में शुरू की गई एक शैक्षिक योजना है। इसी में आगे दिया हुआ है पांचवा पॉइंट यानी पांचवा विशेषता, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्धता को बढ़ाना है। और छठवा है यह सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति से संबंधित है। नीचे लिखेंगे अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। प्रश्न संख्या 34 है बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य बालकों का समुचित व सर्वांगीण विकास, बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करना था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, अतः उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर बल दिया तथा इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीकों से तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 35 है इसके बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। इसका उत्तर लिखेंगे संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण निम्न है। पहला है नीति और नियोजन, दूसरा विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक कार्यकलाप, और तीसरा है शैक्षिक एजेंसी एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों को सहायकता सहित प्रचारणात्मक कार्य, चौथा है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, पांचवा है नेतृत्व प्रशिक्षण, छठवां है मीडिया और सामग्री सहित संसाधन विकास, और सातवां है अनुसंधान एवं विकास, और आठवां है निगरानी एवं मूल्यांकन आदि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या इसमें है कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का विश्लेषण एवं व्याख्या। लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के लिए जो मुख्य देन है वह इस प्रकार से लागू किया गया है। इसमें लिखेंगे लॉर्ड कर्जन ने कृषि के क्षेत्र में भी काफी सुधार किए और उन्होंने कृषि महाविद्यालयों एवं नैतिक शिक्षा के विवाद को भी हल किया। लॉर्ड कर्जन उच्च कोटि के विद्वान कुशल प्रशासक थे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु उन्होंने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन आगे दिया हुआ इसमें यह सम्मेलन 15 दिन तक चला और इसकी अध्यक्षता स्वयं लॉर्ड कर्जन ने की। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड कर्जन भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कितने इच्छुक थे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख 2 लक्ष्य बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1988 में संचालित हुई। भारत सरकार ने भारत के 12 बाल श्रम स्थानिक जिलों में कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की। इसमें हेडिंग लिखेंगे अगला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना या योजना के लक्ष्य। इसमें पहला है 14 वर्ष से कम आयु के कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। दूसरा किशोर श्रमिक 18 वर्ष से कम आयु, यहाँ पे 18 वर्ष से कम होना चाहिए, कम आयु खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए होते हैं, उनको खतरनाक व्यवसायों से छुटकारा दिलवाना। और इसमें तीसरा पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 5 से 8 वर्ष की आयु में बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सीधे मुख्य धारा में लाया जाता है। चौथा पॉइंट है 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पहले जिला परियोजना समिति द्वारा स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना या फिर योजना विद्यालय के माध्यम से
पुनर्वास किया जाता है और फिर उन्हें औपचारिक शिक्षा से परिचित कराया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। डीपीईपी क्या है, इसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे डीपीईपी। डीपीईपी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य डीपीईपी की योजना 1994 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अधिगम की उपलब्धि में सुधार करने और सामाजिक समूहों के बीच असमानताओं को कम करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। आगे है इसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डीपीईपी विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजनाओं में से एक है। इसके माध्यम से विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी, प्रक्रियाओं, सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण के साथ जिला विशिष्ट योजना सभी स्तर पर जोर देकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। डीपीईपी केंद्र सरकार की एक परियोजना है। केंद्र में 85% एवं राज्य में केवल 15% व्यय करता है। यानी जो डीपीईपी में जितने खर्च होते हैं केंद्र सरकार 85% और राज्य सरकार 15% खर्च करता है, जिसे विश्व बैंक की मदद से 5 पिछड़े हुए राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में शुरू किया गया। बाद में इसे अन्य राज्यों में विस्तृत किया गया। प्रश्न संख्या 39 है, पी मोस्ट क्या है, इसका परिचय दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पी मोस्ट स्कूल शिक्षकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम है। यह शिक्षा की उभरती चिंताओं के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए वर्ष 1986 से 90 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा शुरू किया गया। इसमें लिखेंगे, इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण 2 भागों में किया गया है। पहला है प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री और दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री। इसमें आगे दिया हुआ है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजनाओं के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा लेने के उपरांत वर्ष 1990 में विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया। और आगे हेडिंग लिखेंगे, इसमें पी मोस्ट कार्यक्रम की रूपरेखा निम्न है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर शैक्षिक गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। दूसरा है पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। यहाँ पे देखिए, जो भी पढ़ रहे हैं इसे स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जहां भी जरूरत लग रहा है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए, इसके 2 मुख्य उद्देश्य बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे, एसओपीटी का पूरा नाम लिखना था, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। एसओपीटी कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993 से 94 में अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही प्रायोजित योजना थी। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन, संगठन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसी में आगे लिखा है, एसओपीटी का उद्देश्य निम्न है। इससे पहला उद्देश्य है एनसीईआरटी के सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना है। दूसरा है अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है कोमल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना। और चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना।